हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो 2021 में जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पिछले साल जो आया था, जून 2021 में जो आया था, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा, जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम ये भी चांसेस होते हैं कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से भी आपके लिए ये जो लेक्चर है काफ़ी वैल्यूएबल रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप जो भी मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा इसमें कथन सत्य है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट इस पर जो फर्स्ट मतलब जो भी इसका आंसर रहेगा मैंने उसी पे टिक किया, ताकि कम टाइम में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई भी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सत्य बात है। कोई भी ऐसा राइट आपके पास नहीं है कि जो कहीं ना कहीं सोशल इंटरेस्ट या कॉमन गुड के अगेंस्ट हो, ठीक है। सामाजिक हित के विरुद्ध आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया जा सकता है किसी भी प्रकार के संविधान में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है। यहाँ पे जो मॉडर्न जो लिबरलिज्म है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक तरह का पॉजिटिव लिबरलिज्म है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं न्यूनतम राज्य की बात नहीं करता है, ठीक है। न्यूनतम राज्य मीन्स मिनिमल स्टेट, जिसका मतलब क्या होता है कि राज्य का जो कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए ज़्यादातर मनुष्य के आर्थिक कार्यों में। तो वो इस बात को यहाँ पे ये नहीं मानता, बल्कि यहाँ पे कहीं ना कहीं राज्य के जो इंटरफेरेंस की बात की जाती है आधुनिक उदारवाद में। क्यों? ताकि दूसरे की स्वतंत्रता का भी हनन ना हो सके। कहीं ना कहीं जो आधुनिक उदारवाद है वो सामाजिक उदारवाद में विश्वास रखता है, सकारात्मक स्वतंत्रता में बात करता है और पालने से लेकर कब्र तक कल्याण करने की बात करता है आधुनिक उदार। एक कोटेशन आई थी, ये फ्रांसिस फुकुयामा की इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ये रिपीट भी हो सकती है, इसके भी चांसेस रहते हैं कि हम एक प्रकार के इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। ये फ्रांसिस फुकुयामा की कोटेशन है और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक थी वो थी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन 1992, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेसी की विजय की इन्होंने जो घोषणा की थी कि अब दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर है, वो है आपकी यूएसए। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद अब किसी भी तरीके का जो एक वैचारिक मतभेद है वो खत्म हो चुका है, विचारधारा का अंत हो चुका है, इसीलिए अब एक ही सुपर पावर है और वो थी आपकी यूएसए, ठीक है। तो फ्रांसिस फुकुयामा ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफर्सन ने किस प्रकार अभिलक्षित किया है। देखिए, जो प्रारंभिक उदारवाद है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव लिबरलिज्म है, ठीक है। उसको जो सीबी मैकफर्सन ने जो है पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म कहा या एक स्वतः मूलक उदारवाद कहा है। इसका मतलब क्या होता है? पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है कि इसमें ये माना जाता है कि इंडिविजुअल जो है अपनी क्षमताओं से ही चीज़ों को हासिल करता है, वो इसके लिए समाज का या किसी भी प्रकार की दूसरी संस्था का किसी भी तरीके से ऋणी नहीं है। मनुष्य के पास जो कुछ है वो उसकी अपनी क्षमताओं के परिणाम स्वरूप है, ठीक है। उसके पास जितनी क्षमताएं हैं उसके परिणाम स्वरूप उसने वो चीज़ें हासिल की है, ठीक है। उसके लिए वो समाज का ऋणी नहीं है। इसी को जो है सीबी मैकफर्सन ने पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म कहा है और जॉन लॉक को जो इन्होंने पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट कहा है, ठीक है, स्वतः मूलक व्यक्तिवादी कहा है, ठीक है। ना कौन सा मार्क्स के सिद्धांत से संबंधित नहीं, मतलब कार्ल मार्क्स के यहाँ पे सिद्धांत की बात की गई, किसमें से कौन सा कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत नहीं दिया है, कौन सी चीज़ उसकी थ्योरी से संबंधित नहीं है। तो क्या देखते हैं, तो परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव, ये जो बात की है वो एंजल्स ने की है। ये मार्क्स की थ्योरी नहीं है। उन्होंने ना तो फैमिली पे बात की, ना प्राइवेट प्रॉपर्टी और ना ही स्टेट के इमरजेंस पे उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि उनका जो अलगाव का सिद्धांत है, ठीक है, जो थ्योरी ऑफ एलिनेशन है, सरप्लस वैल्यू है और ठीक है जो प्रोलेटेरिएट कहीं ना कहीं सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ये तीनों बातें जो कार्ल मार्क्स ने की, लेकिन परिवार, निजी संपत्ति और राज्य के उद्भव की बात जो कार्ल मार्क्स नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की एक सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। तो हॉब्स ने बात कही है, कोटेशन याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिंतक ने दी आर्ट ऑफ वार नाम की बुक लिखी है। मैकियावेली ने लिखी है और मुझे कमेंट में बताइए कि ये बुक कब लिखी गई है, ठीक है। आर्ट ऑफ वार मैकियावेली ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करता है। ये किसका कथन है? ये फ्रांत्स फैनन का कथन है, ठीक है। इन्होंने ये कोटेशन दी है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है, ठीक है। जो
पॉलिटिकल फिलोसफी है दीनदयाल उपाध्याय की, ठीक है, वो क्या है, मतलब उन्होंने देखिए लोकतांत्रिक शासन की बात की है, एकीकृत मानववाद की बात की है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है उनकी पॉलिटिकल फिलोसफी से रिलेटेड, ये आपने याद रखना है। लेकिन अणु के रूप में मनुष्य का विचार ये जो है इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक आपको पता है कि एक उग्र राष्ट्रवादी एक विचारक थे, ठीक है। और उनका ये मानना था कि आप कितने भी आप अपीलें कर लो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये उदारवादियों की एक तरह से आलोचना कर रहे थे, जो भी उदारवादी नेता थे, ठीक है। उनका क्या मेन प्रोपोगेंडा रहता था कि वो क्या करते थे कि अपील करके या थ्रू एप्लीकेशंस, थ्रू रिक्वेस्ट जो है कहीं ना कहीं सोशल चेंज लाने की बात करते थे। लेकिन जो आपके रेडिकलिस्ट थे, आपके जो उग्रवादी जो नेता थे, वो ये मानते थे कि अपील करने से कुछ नहीं होगा, उनके सामने धरने करके गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कहीं ना कहीं इनको भगा के ही हम अपने देश को स्वतंत्र करा सकते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ों को, ठीक है, या ब्रिटिश नौकरशाही को, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कोटेशन कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इसमें सही गलत हमने वो करना था कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो देखिए नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो उसी वक्त इनको लागू कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि ऊपर पहले ही सही बात बता रहा है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपको अपने देश की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली भारत का कोई भी नागरिक जो एक साथ दो देशों का नागरिक नहीं हो सकता, मतलब भारत और किसी अन्य देश का नागरिक एक वक्त पे नहीं हो सकता, उसको एक देश की नागरिकता छोड़नी ही पड़ेगी। और नेक्स्ट था कि संसद के पास ये शक्ति है कि वे नागरिकता को ग्रहण करने और उसे खत्म करने से संबंधित प्रावधान बना सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया है? तो देखिए जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था, इसके ऊपर भी उन्होंने कोई बात नहीं की है। वर्ण आश्रम व्यवस्था पे कोई बात नहीं की। भारत में हिंदी की प्रतिष्ठा वृद्धि करना, बल्कि इन्होंने मनुष्य की गरिमा के पक्ष में इन्होंने तर्क दिया है, किसमें? मनुष्य की गरिमा के पक्ष में, ठीक है। तो ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे? तो ये FM मार्क्स हो गए जो नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्य पूछे गए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कार्य करती है या क्या नहीं करती है। तो देखिए डायरेक्ट इसका आंसर ये है कि न्यायपालिका पर कोई भी नियंत्रण पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या होता है? जनमत बनाना, अपने लिए वोट बैंक बनाना, सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना, ठीक है, गवर्नमेंट बनाना और एक अल्टरनेटिव सरकार बनाना और जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्य होते हैं। लेकिन न्यायपालिका पर इसका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है और कम टाइम में मैं चाहता हूँ कि सारा ये कवर हो जाए पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो जल्दी पढ़ा रहा हूँ। बेशक आप वीडियो को आप बैक करके दोबारा से सुन सकते हैं अगर मैं बड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषताएं नहीं है? संविधानवाद की विशेषता नहीं है मीन्स पार्टी आधारित अवधारणा, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी जो मूल्य आधारित अवधारणा, सांस्कृतिक आधारण और गतिशील अवधारणा, ठीक है, ये जो है संविधानवाद की विशेषता। और संविधानवाद से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से किसने हित अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकारों में भेद किया? तो आपने ये जो आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पढ़ी ही होगी, जिसमें इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की बात की जाती है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन की बात की जाती है। तो ये सारी जो है आमंड और कोलमैन ने इसके ऊपर बात की है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? तो देखिए NSG का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को जो NSG की जितने भी फैसिलिटीज़ है वो भारत को मिल रही होती हैं। और एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है कि क्या भारत को NSG की जो भी सुविधाएं हैं वो मिलती रहती है, मतलब जबकि इसका मेंबर नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल मिलती रहती है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो NSG का सदस्य ना होने के बावजूद भी इसको NSG के द्वारा जो है फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ और कोई भी ऐसा देश नहीं है या जिसको भी NSG की फैसिलिटीज़ लेनी है तो उसको जो NSG की मेंबरशिप लेनी ही पड़ती है, लेकिन भारत जो इसका मेंबर नहीं है। और MTCR का मेंबर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर है भारत। वसेनार अरेंजमेंट का मेंबर है। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप AG का मेंबर है भारत, ठीक है। तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत जो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म की बात की जाए, ठीक है, न्यू रियलिस्ट से थ्योरी से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है, मतलब न्यू रियलिज्म के जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं या सेंट्रल सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर है, वो क्या है। तो इसमें देखिए क्या है कि कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं, जो आपके स्टेट है या जो एक्टर है वो कहीं ना कहीं किस में प्रतिक्रिया करते हैं, एक एनार्किकल सिस्टम में प्रक्रिया करते हैं। एनार्किकल मीन्स कि एक कोई भी किसी तरीके की वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। और कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ही मेन डिटर्मिनेंट होता है उसके व्यवहार का, ठीक है। और ये जो तीसरा गलत है कि राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और चौथा, कर्ताओं में विश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का विलक्षण नहीं है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है और उसमें क्या नहीं आता है, ठीक है। तो अनियंत्रित विकास ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होती है वो कंट्रोल में होती है, नियंत्रण में होती है, अनियंत्रित विकास की बात नहीं की जाती है। देखिए इसकी मेन विशेषताएं क्या है, सतत विकास में क्या होता है कि पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित तो ये विकास होता है। इसमें पर्यावरण ह्रास के बिना विकास होता है, मीन्स आप डेवलपमेंट ऐसे करें कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो या ना ही हो, और भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करना ही कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने जो डिपेंडेंसी थ्योरी की बात की जा रही है, ठीक है, इमैनुअल वालस्टाइन ने अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा है। तो जो अर्ध परिधि मतलब कोर, आपके पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी राष्ट्र की बात किसने की है, इमैनुअल वालस्टाइन ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। तो सार्क, ठीक है, आपने मुझे सार्क की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट करके, और उसमें बताओ कि सार्क के कितने मेंबर हैं और कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है, या सार्क कब बना। सार्क के बारे में मतलब जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो सारी मुझे कमेंट में बताइए। और सार्क के जितने भी मतलब जो लीडर थे, ठीक है, सार्क संगठन के नेताओं को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में 2014 में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रवासी नागरिकता OIC योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जा सकता। तो इनको जो भारत के प्रवासी जनसमूह को नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जा सकते, बाकी इनको आर्थिक क्रियाओं का अधिकार दिया जाता है, शैक्षणिक अधिकार और जीवन पर्यंत वीज़ा की प्राप्ति भी इनको होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में भारत ने USA के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो 2020 का कई बार मैच करने के लिए भी आता है, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है। तो ये है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसके ऊपर जो भारत ने USA के साथ 2020 में साइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है। तो मैकमोहन रेखा, ठीक है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। तो 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने के अंतर्गत आपको नए राष्ट्रपति का चुनाव करना ही होता है, ठीक है। ना चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, ठीक है, यहाँ पे दो बातें पता चल रही है, एक तो जो क्वेश्चन पूछा है और दूसरा इसमें कि चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 324 आर्टिकल में चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, ठीक है। अब इसके द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू की गई है। तो ये 26 नवंबर 1949 जब भारत में संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसी दिन से ये लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को हमारे संविधान में समावेश किया गया। तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। जो अब लोकल गवर्नेंस की बात हो रही है, ठीक है, जैसे पंचायती, आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, लोक स्वास्थ्य भी आता है, स्वच्छता भी आती है, लोक उपयोगी सेवाएं भी आती है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण ये जो है कहीं ना कहीं स्थानीय शासन से संबंधित मुद्दा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक सक्रिय समूह या सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है। सोशल एक्शन ग्रुप्स की मेन विशेषता की बात की जा रही है, वो उसमें नहीं है। तो एक तो वे पक्षपाती समूह होते हैं, वे गैर संस्थानिक संगठन होते हैं, वे गैर व्यावसायिक संरचनाएं हैं, ठीक है, लेकिन वे गैर स्वायत्त शासी समूह हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं। तो ये गलत है, ठीक है, ये इसकी विशेषता, इसका अभिलक्षण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन।
तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और मैक्सिमम टाइम ये जो है, जो भारत का संघ, भारत का संविधान, भारत की संविधान सभा, इनके ऊपर किन किन लोगों ने क्या क्या कोटेशनें कही है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा भारत के अभी के चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? अभी जो इंडिया में चुनावी राजनीति हो रही है उसमें कौन सा अभिलक्षण नहीं है? तो देखिए, बहुदलीय प्रथा तो है ही है, गठबंधन निर्माण भी भारत में, लेकिन कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण, ये गलत है। कांग्रेस का तो प्रभुत्व अब खत्म ही ऑलमोस्ट हो चुका है। मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि, ये भी जाहिर सी बात है कि ये भी हो रही है, ये भी वर्तमान चुनावी राजनीति का अभिलक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये एक अभियान चलाया गया आत्मनिर्भर भारत, किस तिथि को प्रारंभ किया गया? तो 12 मई 2020। आपने क्या करना है कि जो भारत सरकार, ठीक है, जो प्रेजेंट है और इससे पहले भी जो मोदी सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, तो उसमें कौन कौन से प्लान्स जो है कब कब शुरू किए गए हैं, ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। प्रसिद्ध परवर्णी शब्द पोस्ट कौरव किसका बताया हुआ है? तो गुलिक और उर्विक ने पोस्ट कौरव शब्द का निरूपण किया। कहीं ना कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप की बात की है, तो आपने क्या करना है, पोस्ट कौरव की फुल फॉर्म बतानी है मुझे, ठीक है, उसमें कमेंट करके, क्योंकि इस तरह से पूछा जाता है कि पोस्ट कौरव में एस का क्या मतलब है, पोस्ट कौरव में आर का क्या मतलब है, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। री इन्वेंटिंग गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 1992 की, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑसबोर्न और गैबलर की बुक है ये, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये फ्रेडरिक्स है, ठीक है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर जो है फ्रेडरिक्स को कहा जाता है, जो कि ये मानते हैं कि आपको जो है कंपैरिजन करना पड़ेगा प्रशासन में, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की, यहाँ पे बात की गई है मानव संबंध सिद्धांत की, ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है इसके संबंध में, ठीक है, तो देखिए, संगठन को सामाजिक संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्राणी है, और संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों को बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन गलत क्या है कि अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते, ये गलत बात है, बल्कि वो करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अनौपचारिक तत्व, ठीक है। नेक्स्ट है 1989 में वर्ल्ड बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन या गवर्नेंस की संकल्पना की थी? तो उप सहारा अफ्रीका के संदर्भ में जो 1989 में विश्व बैंक ने जो है गवर्नेंस की संकल्पना की थी, ठीक है। किसने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? तो वुड्रो विल्सन ने कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है, ठीक है, कि आपके लक्ष्य जो है निर्धारित होते हैं, उन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही कहीं ना कहीं लोक प्रशासन का काम है, ठीक है। नेक्स्ट है बजट के ऊपर बात कही। बजट क्या है? बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। ये परिभाषा किसने दी है? रेमो स्टॉर्म ने कहा है, ठीक है, बजट के ऊपर ये डेफिनेशन दी है। और शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? मिल्टन फ्रीडमैन है, ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन जो है शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? तो जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, ये नेगेटिव लिबर्टी की कहीं ना कहीं बात करते हैं, लेकिन टी.एच. ग्रीन और लॉस्की जो है पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं। और अनुदारवाद के मूल विश्वास क्या है? अनुदारवाद, देखिए, अनुदारवाद मीन्स कंजर्वेटिज्म, या आप एक तरह से इसको जो आपका रूढ़िवाद है, ठीक है, उस तरह से। उसका मूल विश्वास किस में है? ये परंपरा पर विश्वास करता है, और पद सोपानी की और सत्ता पर ये विश्वास करता है, आपका रूढ़िवाद या अनुदारवाद, कंजर्वेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जे.एस. मिल द्वारा किया गया है? तो जे.एस. मिल के द्वारा देखिए, इसका आंसर जो है ये है, ए और सी है, ठीक है। महिलाओं के अधिकारों की भी इन्होंने बात की है, और कहीं ना कहीं जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए संपत्ति या उनकी प्रॉपर्टी का जो राइट है उसके ऊपर जो कानून, ठीक है, इसकी बात जो है इन्होंने जे.एस. मिल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हीगल के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा कथन सही है? हीगल ने क्या इसमें सही कहा है? तो ए और बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ए और बी राइट आंसर क्या है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होना चाहिए, ये भी किसने कहा? हीगल ने कहा है। और हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे, उनका मानना था कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है, हीगल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के बारे में सही नहीं है? पहली बात, वे उपनिषदों से प्रभावित थे। दूसरी बात, वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रयात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे, ठीक है। और वे युक्तिवादी और एक ईश्वरवाद के समर्थक थे, मतलब वे एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे, लेकिन वे नास्तिक थे, ऐसा गलत है, इनके बारे में ये गलत बात है, वो नास्तिक नहीं थे बल्कि वो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कुछ एक तथ्य है, ठीक है, कि क्या इनके बारे में सही है? तो ये चारों तथ्य सही हैं, बाल गंगाधर तिलक की यहाँ पे बात हो रही है।
तो बी.जी. तिलक, उन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की थी। नंबर 2, वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी और तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबावों से प्राप्त किया जा सकता था। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा है, आप इसको पॉज करके एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। तिलक के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरबिंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं? ठीक है, तो देखिए, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न, ठीक है, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रवाद है वो जो एक वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म को लेकर, वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, दूसरी बात, अव्ययी के रूप में राष्ट्र को मानते थे और धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में इन्होंने राष्ट्रवाद को माना है, लेकिन भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्र ये इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्तें क्या होती? तो जो तुलनात्मक आपका जो कंपैरेटिव मेथड है उसके लिए पूर्व शर्त क्या है कि खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणात्मक मसला, ठीक है, ये इसकी पूर्व शर्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू डूश के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है? तो देखिए, जो कम्युनिकेशन अप्रोच है उसके मेन प्रपोंडर कौन है? कार्ल डोश। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। ठीक है, एक बात, और दूसरी, उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग होता है। ठीक है, उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग होता है। ये कार्ल डब्ल्यू डोश के संदर्भ में बातें हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है? जो आपका न्यू कॉलोनियलिज्म है उसके उभरने के कारण क्या माने गए हैं? देखिए, यूरोपीय शक्तियों का कमज़ोर होना या यूरोपीय शक्तियों की कमज़ोर हुई स्थिति, उसके कारण भी कहीं ना कहीं नव उपनिवेशवाद का जन्म होता है और साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतना में वृद्धि। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप भी कहीं ना कहीं जो आपका जो न्यू कॉलोनियलिज्म है उसका उभरना जो है पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट 50 जो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपके लिए लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं मुझे कमेंट में बताएं और जो भी क्वेश्चन मैंने इसमें बीच में पुट आउट किए हैं आप कमेंट में उसके आंसर ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टाइम बहुत कम बचा है, ऑलमोस्ट आपके पास अभी 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास लगभग 15 से 16 दिन है आपके पास। तो आप ऐसा कीजिए कि अब आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड माइंड लेकर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल थ्योरीज वगैरह में ना जाके आपको PYQs देखने हैं, कुछ प्रैक्टिसेस देखनी है, कुछ मॉक टेस्ट देखने हैं। इस हिसाब से आपने अपनी तैयारियों को जो है फिनिश करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।